हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, ये जो वीडियो है ना, इसमें आपकी क्लास 10th का जो साइंस है, साइंस में जो फिजिक्स है, फिजिक्स में जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है ना, उस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से जितने भी न्यूमेरिकल बन सकते हैं और जिस जिस फॉर्मूले पे जिस जिस तरह के न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं और कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स आपके एनसीईआरटी में है, आपको बताऊं, इस चैप्टर में बाहर के क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ एनसीईआरटी की कर लो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में एनसीईआरटी के जो भी बेस्ट न्यूमेरिकल्स हैं, हर एक फॉर्मूले पे एक दो अच्छे क्वेश्चन एनसीईआरटी के वो लाया हूं, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन आपके एग्जाम में आते हैं वो भी लाया हूं। तो ये वीडियो किन बच्चों को देखनी चाहिए? तो देखो, देखने तो सबको चाहिए, है ना, लेकिन ये वीडियो देखने से पहले ना आपने ये चैप्टर एक बार पढ़ा हुआ होना चाहिए, क्योंकि इसमें मैं पढ़ाऊंगा नहीं, इसमें हर एक फॉर्मूला बताऊंगा और फॉर्मूले के बाद उस फॉर्मूले का न्यूमेरिकल कराऊंगा। बात आ रही समझ? इसमें हम चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, इसमें हम उस चैप्टर के आने वाले न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे। समझ आया? तो ये उसको उस बच्चे को देखनी चाहिए जिसको चैप्टर तो आता है लेकिन जिससे न्यूमेरिकल नहीं बनते। ठीक है, इस वीडियो के बाद आपके न्यूमेरिकल्स बन जाएंगे। शुरू करते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो क्या दिखा है, क्लास 10 साइंस इलेक्ट्रिसिटी में हर एक टाइप का न्यूमेरिकल करेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल करने से पहले आप एक बार सारे फॉर्मूलेस को एक साथ रिवाइज तो कर लो। ठीक है, तो जब ये चैप्टर शुरू होता है ना, तो जो सबसे पहला फॉर्मूला होता है वो होता है Q इज इक्वल टू N इंटू E, जहां पे जो Q होता है ये होता है चार्ज, जिसकी चार्ज की यूनिट क्या होती है? C का मतलब क्या हो गया? कूलम। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। ये जो N होता है ना, ये इंटीजर होता है। N क्या होता है? इंटीजर। और ये जो E होता है ये होता है चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। ये क्या होता है? चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। ये बताओ बच्चों, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम नहीं होता? ठीक है, ये पहला फॉर्मूला। दूसरा होता है, जितना भी करंट होता है उसको I से दिखाते हैं, ये होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। ये जो है ना, ये है आपकी इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और जो इसकी यूनिट होती है वो क्या होती है? एम्पियर। ये है आपका चार्ज, और चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। ठीक है, ये है आपका टाइम, और टाइम की जो यूनिट होती है बच्चों वो हमेशा सेकंड्स में लेनी है। किस में लेनी है? सेकंड्स में। ठीक है, तीसरा जो फॉर्मूला है आपका, तीसरा जो फॉर्मूला है वो है V होता है बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस। V क्या होता है आपका? पोटेंशियल डिफरेंस। इसी को आप वोल्टेज ऑफ अ बैटरी भी कहते हो। क्या बोलते हो आप इसको? वोल्टेज ऑफ अ बैटरी। ये कितना होता है? ये होता है वर्क अपॉन चार्ज। ये जो है ना, ये है वर्क डन, और इसकी कौन सी यूनिट होती है? जूल्स। ये है आपका चार्ज, और चार्ज की कौन सी यूनिट होती है? तो अभी बताया कौन सी होती है? कूलम। क्या बात समझ गए? जो बच्चों चौथा फॉर्मूला है वो चौथा फॉर्मूला है ओम्स लॉ का। किसका फॉर्मूला है आपके? ओम्स लॉ का। ये ओम्स लॉ क्या था? तो ओम्स लॉ ये था बच्चों, अगर आपको ओम्स लॉ याद हो तो ओम्स लॉ ये नहीं था जैसे ये कंडक्टर है, ठीक है, तो इस कंडक्टर में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी जा रही है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी इस कंडक्टर के ये जो दो एंड्स है ना, इस एंड पे होगी पोटेंशियल डिफरेंस। तो जितनी भी इसकी इलेक्ट्रिसिटी है वो इस कंडक्टर के पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मतलब किसी कंडक्टर में जितनी भी करंट जा रही है वो उसके पोटेंशियल्स पे डिपेंड करती है। यही तो है ओम्स लॉ। तो बच्चों ओम्स लॉ ये था कि जो भी करंट होती है वो किस पे डिपेंड करती है? पोटेंशियल डिफरेंस पे। ठीक है, तो इसको ज्यादा अच्छे से ऐसे लिख सकता हूं, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके प्रोपोर्शनल है? करंट के। अब बच्चों मैंने कहा प्रोपोर्शनल हटाओ तो क्या लगा दिया? इक्वल टू। जब प्रोपोर्शनल हटता है ना तो एक कांस्टेंट आता है, और वही कांस्टेंट यहाँ पे क्या हो गया? R। ये क्या हो गया? रेजिस्टेंस। ये क्या हो गया? रेजिस्टेंस। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा रेजिस्टेंस क्या होता है? देखो एक बात बताओ, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, उस रास्ते पे जाना आसान है जहाँ पे बहुत सारी भीड़ जा रही है, या उस रास्ते पे जाना आसान है जो एकदम खाली रास्ता है? मोटिवेशनल बातें नहीं कर रहा, लॉजिकली बताओ मुझे। वो रास्ते पे आराम से मूव नहीं हो पाएगा जो खाली रास्ता है, लेकिन जिस रास्ते पे पहले से बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, क्या उस पर चलना आसान है? नहीं। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? अगर ये कंडक्टर है ना, तो करंट उस रास्ते से जाएगा जहां रेजिस्टेंस कम हो, जो उसको कम रोके। समझे? तो रेजिस्टेंस का मतलब होता है मैटर या किसी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जो कि उसके अंदर फ्लो होने वाली करंट को रोकती है। तो रेजिस्टेंस जितना कम, रास्ता उतना खाली, करंट उतने अच्छे से जाएगा। क्लियर हो गया? तो जो ओम्स लॉ है वो क्या है? समझ आया? इसके बारे में बात करेंगे आगे, टेंशन मत लो। ये हो गया। अब ओम्स लॉ के बाद बच्चों जो अगला फॉर्मूला है वो ये है कि जो भी किसी मटेरियल की रेजिस्टेंस होती है ना, वो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ मटेरियल। जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछूं, मैं कहता हूं ये बताओ, ये मार्कर है क्या?
ये मार्कर है। तो ये मार्कर किससे बना है? प्लास्टिक से। अच्छा ये बताओ, ये इतना हिस्सा किस चीज से बना है? प्लास्टिक से। ये प्लास्टिक से, ये प्लास्टिक से। तो मैं एक बात पूछूं, इतने हिस्से का नेचर इस मार्कर के नेचर से अलग होगा? तो आप बोलोगे नहीं। पता क्यों? क्योंकि ये भी प्लास्टिक से बना है, ये भी। तो नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब है कि जब तक मटेरियल नहीं बदलेगा, नेचर नहीं बदलेगा। और ये नेचर ऑफ मटेरियल जो है ना, इसी को बोलता हूँ रेजिस्टिविटी। क्या बोलता हूं मैं इसको? रेजिस्टिविटी। और दिखाता है ऐसे हूं, रो से, ठीक है। दूसरा ये जो तुम्हारा रेजिस्टेंस है ना, ये डिपेंड करता है लेंथ ऑफ कंडक्टर पे। किस पे डिपेंड करता है? लेंथ ऑफ कंडक्टर। मेरा क्या मतलब है, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ ज्यादा है और एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ कम है। तो ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये डायरेक्टली लेंथ पे डिपेंड करता है। मतलब एक लॉन्ग वायर होगी तो इसका लेंथ क्या हो गया? ज्यादा। तो एक लॉन्ग वायर जिसका लेंथ ज्यादा है ना, उसमें रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगी। इसका पता क्या मतलब है? जो लंबी वायर होगी ना, क्योंकि उसका लेंथ ज्यादा है तो उसकी रेजिस्टेंस भी ज्यादा है। और अगर उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, पता क्या मतलब है? भीड़ भाड़ ज्यादा है तो करंट वहां जाना पसंद नहीं करेगी, तो यहाँ पे करंट को फ्लो होने में दिक्कत होगी। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, एक छोटी वायर है, शॉर्ट वायर, तो इसका जो लेंथ है वो कम है। अगर लेंथ कम है तो रेजिस्टेंस भी कम है, यानी रुकावट कम है तो करंट आराम से मूव करेगी ना। तो कभी ये क्वेश्चन आता कि लंबी वायर या छोटी वायर में करंट कहाँ अच्छा मूव करेगी, तो आंसर है छोटी वायर में। तीसरा, ये जो रेजिस्टेंस होता है ना, ये डिपेंड होता है इनवर्सली ये होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये क्या होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आधे बच्चों को तो यही नहीं समझ आता एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है। ये बताओ, इस मार्कर का शेप क्या सिलेंड्रिकल शेप नहीं है? कौन सा शेप है ये? सिलेंड्रिकल। लेकिन मैं कहता हूँ, ये बताओ, जैसे यहाँ देखो, मुझे एक बात का जवाब दो, ये बताओ, ये मार्कर ज्यादा मोटा है, ये पेन ज्यादा मोटा है? तो आपने कहा देखो भैया ऐसे करो ना, इसको ऐसे रख दो। मैंने कहा देखो, इसका सर्कल छोटा है, यहाँ से सर्कल है ना, इसका सर्कल छोटा तो ये मोटा भी कम है, इसका सर्कल बड़ा तो ये मोटा भी ज्यादा है, कह सकता हूँ। तो मैंने कहा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का सीधा सीधा इतना मतलब समझो कि कौन सी चीज कितना ज्यादा मोटी है, समझे? मतलब किसका सर्कल बड़ा है। तो मैं कहता हूं अगर ये सिलेंडर है ना, तो ये तो मैथ्स का है, फिजिक्स में मुझे किसकी बात करनी है? तो इस सिलेंडर की मोटाई यानी मुझे सर्कल की बात करनी है। तो जब जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पूछेगा ना, तो हमेशा तुम लगा देना एरिया ऑफ सर्कल। क्या लगाओगे? हमेशा एरिया ऑफ सर्कल। तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से वैसे तो बहुत कुछ होता है, बट 10वीं के सिलेबस के हिसाब से तुम क्या लगा दोगे? एरिया ऑफ सर्कल। ये भी बता दो कितना होता है, तो पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है। अच्छा, अब बच्चों मेरे को एक बात बताओ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है? अगर एरिया बढ़ेगा तो देखो ना, इनवर्सली का मतलब है अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, तो रेजिस्टेंस घटेगा। तो मैंने कहा एक वायर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, यानी वो मोटी ज्यादा है, और अगर एक वायर मोटी ज्यादा है तो उसमें रेजिस्टेंस कम है ना। तो जो मोटी वायर है उसका रेजिस्टेंस कम है, और अगर उसका रेजिस्टेंस कम है बच्चों, तो करंट आराम से मूव नहीं हो पाएगी। तो क्या मैं इस बात से ये नहीं कह सकता कि जो थिक वायर होती है, थिक वायर, उसमें करंट विल मूव इजीली, कह सकता हूं? लेकिन मैं यहीं पे दूसरा सवाल पूछूं तुमसे, मैं कहता हूं एरिया कम है, तो ये बताओ अगर ये कम हो गया तो इसको बढ़ना पड़ेगा ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल में, तो रेजिस्टेंस बढ़ गया। अब मैंने कहा पतली वायर है, रेजिस्टेंस ज्यादा, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा तो रुकावट ज्यादा, और अगर रुकावट ज्यादा तो करंट को जाने में दिक्कत आएगी नहीं आएगी? तो मैं कहता हूं जो पतली वायर होगी, थिन वायर, उसमें करंट विल नॉट फ्लो इजीली, करंट आराम से थोड़ी फ्लो हो पाएगी, समझा? तो ये तो हो गई 1 2 3। चौथी चीज, जो रेजिस्टेंस है ना, वो डायरेक्टली टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर। अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, और अगर तुमने टेम्परेचर घटा दिया तो रेजिस्टेंस भी घट जाएगी। तो कभी ऐसा सवाल आता कि एक वायर है 25 डिग्री सेल्सियस पे, उसकी रेजिस्टेंस 10 ओम है, ठीक है? तो ये बताओ ऑप्शन तुम्हारे पास है 12 13 14, मतलब ऑप्शन ये है तुम्हारे पास 12, मतलब ठीक है। देखो ये है जो रेजिस्टेंस है ना, वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, टेम्परेचर घटाओगे तो रेजिस्टेंस घटेगी। समझ आ गया? अब बात सुनना, तो मैंने कहा इन सबको कंबाइन कर दूं, तो मैंने कहा जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? इसके।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, लेंथ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हैं, एरिया के, और यहाँ पे टेम्परेचर हमने फिक्स माना है, इस जगह पे टेम्परेचर क्या माना है, फिक्स। अब मुझे बताओ ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, और वो जो कांस्टेंट है ना, जब साइंटिस्टों ने निकाला तो उस कांस्टेंट की क्या वैल्यू थी, 1। अब 1 है तो लिखने की जरूरत है क्या, नहीं। तो यहाँ से जो फॉर्मूला बना क्या बना, रो एल बाई ए। तो जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ ऑफ कंडक्टर अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, समझे। फटाफट इसे नोट करो, फिर बाकी के फॉर्मूले बताता हूं, और जैसे एक बार सारे फॉर्मूले खत्म हो गए ना, फिर एक एक करके क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं, ठीक है। इसे मिटा दो, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि मैंने कौन कौन से फॉर्मूले आपको बता दिए। पहले मैंने ये बता दिया Q इक्वल टू एन ई, दूसरा बता दिया I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तीसरा मैंने बता दिया V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, चौथा मैंने आपको बता दिया R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, और पांचवा मैंने बता दिया V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। अब जो छठा फॉर्मूला है उसे ध्यान से देखना। जो छठा फॉर्मूला है ना, वो आता है सीरीज और पैरेलल से। किससे आता है, सीरीज और पैरेलल से। बच्चों देखो पहले ना कुछ बातें बताता हूँ, ऐसे ऐसे याद करोगे। एस से हो गया सीरीज, एस से हो जाएगा सेम वायर, और एस से हो जाएगा सेम करंट। क्या मतलब है इसका, देखो जैसे मैं एक सर्किट बनाता हूं, तो कभी भी बैटरी को बनाऊंगा ना तो ऐसे बनाऊंगा, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर मैं पॉजिटिव से शुरू करूंगा तो खत्म कहां पे होगा, नेगेटिव। बड़ी वाली लाइन पॉजिटिव, छोटी वाली नेगेटिव। फिर कभी मैं ऐसे बना दूंगा ना तो इसका मतलब है क्लोज्ड की। क्या मतलब है, क्लोज्ड की। और जब जब की क्लोज्ड होगी ना तब तब सर्किट क्या होगा, कंप्लीट। और बच्चों जब जब सर्किट तुम्हारा कंप्लीट होगा ना तब तब करंट विल फ्लो, तब तब करंट क्या करेगी, फ्लो करेगी। अब आपको पता है जो रेजिस्टर होता है उसको ऐसे दिखाते हैं, तो ये पहला रेजिस्टर, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे दिखा दिया। तो मैंने कहा जो पहला रेजिस्टर है उसका नाम देता हूं R1, दूसरे का R2, तीसरे का R3, ऐसे कह दिया। और मैंने कहा जो बैटरी है ना इसकी अपनी होती है पोटेंशियल। अब मेरे को एक बात बताओ, मैं ना हमेशा पॉजिटिव की तरफ उंगली रखूंगा और पॉजिटिव से घूम के मैं नेगेटिव की तरफ आऊंगा, तो जो करंट होती है ना वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है और ऐसे ऐसे पास होती जाती है, ठीक है, और कहाँ आ जाती है, नेगेटिव आ जाती है। तो ये है करंट की डायरेक्शन। करंट हमेशा क्या करती है, पॉजिटिव से कहाँ जाती है, नेगेटिव, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, जब मैं करंट को देखता देखता जा रहा हूँ तो मैंने कहा पहले मेरे पास R1 आ गया, फिर R2 आ गया, फिर R3 आ गया। एक चीज आपने ध्यान से देखा, ये जो वायर है, वायर तो सेम ही रही ना, तो सीरीज में क्या होता है, सेम वायर, और सीरीज को ऐसे दिखाते हैं। अच्छा ये बताओ जो सीरीज होता है उसमें क्या सेम रहता है, करंट। तो ये जो R1 है ना इसका भी करंट सेम है, R2 का भी करंट सेम है, और R3 का भी करंट सेम है। तो मैंने I से दिखा दिया। लेकिन मैं कहता हूं ये बताओ क्या इन तीनों का पोटेंशियल भी सेम होगा। तो याद करोगे S से होता है सीरीज, S से होता है सेम वायर, S से होता है सेम करंट। लेकिन अगर करंट सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंट होगा, तो V क्या होगा सबका, डिफरेंट। तो V विल बी डिफरेंट फॉर ईच रेजिस्टर, ठीक है। तो मैंने कहा जो पहला वाला रेजिस्टर है इसका जो V होगा उसे मैं कहूंगा V1, इसको बोलूंगा V2, और इसको क्या बोलूंगा, V3। लेकिन मेरे को इतना पता है कि जब मैं इन सबको जोड़ूंगा ना तो इस बैटरी के V के बराबर आ जाएगा। बात समझे आप, ठीक है। तो ये तो हो गया सीरीज का कॉन्सेप्ट। जो सीरीज होता है ना, जो सीरीज होता है उसमें जो टोटल रेजिस्टेंस मैं निकालता हूं R इक्विवेलेंट, वो होता है, उन सबको सीधा प्लस करो तो यहाँ कितने हैं, 3, तो R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर और होते तो R4 R5 R6 ऐसे चलता, ठीक है। तो ये तो सीरीज की बात हो गई। अब पैरेलल की देखो, पैरेलल क्या हो। अब बच्चों मैंने कहा जो सीरीज में क्या सेम रहता है, करंट। तो जस्ट इसको पलट दो ना, अगर यहाँ पे करंट सेम है तो यहाँ करंट डिफरेंट होगा, तो यहाँ होगा डिफरेंट करंट फॉर ईच रेजिस्टर। अच्छा ये मेरे को एक बात बताओ, मैंने क्या बोला था, करंट और पोटेंशियल एक साथ सेम नहीं होंगे। तो मैंने कहा अगर यहाँ पे करंट डिफरेंट है तो क्या सेम होगा, पोटेंशियल। तो सेम पोटेंशियल फॉर ऑल रेजिस्टर। अच्छा भैया आपने सब बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि पैरेलल को मैं पहचानूंगा कैसे। जैसे सीरीज को तो मैं देखूंगा सेम वायर है, पहचान लूंगा, इसको कैसे पहचानूंगा। तो मैंने कहा यहाँ पे ना, यहाँ पे
आपको ये चीज दिखेगा। इसको जाके बुक में देखना, इसका डायग्राम बना हुआ है, इसको कहते हैं वायर जॉइंट, और इसको याद करोगे टी से, टी जैसा दिखेगा। जैसे इस स्ट्रक्चर को देखो, देखा आपने ध्यान से? तो मैंने कहा देखो ना यहाँ पे इस जगह देखो, इस जगह क्या आपको टी बनता हुआ दिखा? इस जगह देखो, इस जगह क्या आपको टी बनता हुआ दिखा? तो ये किसका क्वेश्चन हो गया? पैरेलल का। पहले का नाम हो गया R1, R2, R3। अब मैंने कहा ये पोटेंशियल क्या हो गया? V। पॉजिटिव से करंट निकली और कहाँ आ गई? कहाँ आ गई? नेगेटिव आ गई। बच्चों एक चीज तुमने ध्यान दिया, जब करंट इस पॉइंट पे पहुंचेगी ना, अब करंट को सोचना पड़ेगा कि मैं R1 के पास जाऊं, R2 के पास जाऊं कि R3 के पास जाऊं। तो आंसर है किसके पास जाएगी? तो क्वेश्चन था कि किस पे जाएगी, तो बच्चों इसका आंसर है तीनों पे जाएगी। ये ना बट जाएगी, लेकिन क्या तीन इक्वल हिस्सों में बटेगी? तो नहीं भाई, वो ना डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पे। तो मैं कहता हूं यहां जाएगी I1, यहाँ जाएगी I2, यहाँ क्या जाएगी? I3, और यहाँ से भी आएगी I1, यहाँ से क्या आएगी? I2, यहाँ से क्या आएगी? I3। और इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे I1, I2, I3 मिलके वापस क्या बन जाएगी? I, और ये I वापस यहाँ चली जाएगी। बात समझे आप? तो मैंने कहा देखो आपने क्या देखा कि हर एक रेजिस्टर के लिए करंट अलग है, लेकिन मैंने कहा ये बताओ क्या पहले, दूसरे और तीसरे रेजिस्टर तीनों के एंड पॉइंट देखो, ये तीनों यहाँ से शुरू है, यहाँ खत्म है। क्योंकि इन तीनों के एंड पॉइंट सेम है ना, तो इनका पोटेंशियल भी सेम होगा। तो कभी पूछे इनका पोटेंशियल सेम क्यों होगा, तो पता है क्यों? क्योंकि सेम एंड पॉइंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे इसको कैसे करेंगे? तो ना यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, और अगर और होता तो चलता रहता है। ठीक है, तो फटाफट अगर इसे नोट करना चाहते हो तो करो, फिर इसके आगे करते हैं। हो गया क्या? ठीक है, तो इसे मिटा रहा हूं। तो बच्चों जो छठा फॉर्मूला था वो किसका था? सीरीज का। क्या था कि जो टोटल रेजिस्टेंस है वो होगा R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये चलता रहेगा जब तक चल रहा है। ठीक है, फिर जो सातवां था वो था पैरेलल का, और ये होगा 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और ये चलता रहेगा। बात समझे आप? अच्छा, अब देखो सीरीज पैरेलल भी हो गया, अब क्या बचा? तो 7, आठवां देखो, आठवां। अब क्या बचा? तो बच्चों जब सीरीज पैरेलल खत्म हो जाता है ना, तो इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो होता है एनर्जी का। ठीक है, तो जो यहाँ पे एनर्जी है ना वो पावर से आती है। तो सीधा सीधा जो अगला फॉर्मूला है ना वो है पावर का। ठीक है, जो पावर होता है बच्चों, जो पावर होता है वो होता है वर्क डन अपॉन टाइम। पावर क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम। जो पावर की SI यूनिट, यानी जो एक्चुअल में यूनिट होती है वो होती है वट नहीं वाट, और दिखाओगे किससे? W से। जो वर्क होती है ना, इसकी जो यूनिट होती है असलियत में वो होती है जूल्स, और जो टाइम होती है इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? सेकेंड्स। ठीक है, तो जो पावर है वो क्या आ गया? वर्क डन अपॉन टाइम। अब बच्चों याद करो, इस फॉर्मूले को देखो, इस फॉर्मूले को, ये दिख रहा है क्या? अगर मैं इस फॉर्मूले को यहाँ दिखता पोटेंशियल इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, तो मैं कहता ये क्यू इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई, तो क्या वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल इनटू टाइम हो गया। ये जो है ना इसको यहाँ रखो, तो मैंने कहा जो पावर है वो क्या आ गया? V इंटू क्यू बाई टी आ गया क्या? अब मुझे बताओ Q अपॉन टी क्या होता है? तो इस वाले फॉर्मूले को देखो, Q अपॉन टी क्या होता है? I। तो अगर मैं यहाँ पे ये दिखता कि जो I होता है वो होता है Q अपॉन टी, तो क्या मैं यहाँ से पावर का पहला फॉर्मूला बनाता V इंटू आई? क्या ये पावर का फॉर्मूला आ गया? तो ये आ गया पावर का एक फॉर्मूला। अब जरा ध्यान से देखो, ये हो गया फर्स्ट फॉर्मूला। अब मेरे को एक बात बताओ, इस फॉर्मूले को फिर से यहाँ दिखता हूँ, V इंटू आई। अब मुझे बताओ V क्या होता है? तो यहाँ से देखो V क्या होता है? IR। तो V क्या होता है? IR। तो V की जगह अगर मैं IR रखता तो IR इंटू आई कितनी बार आया है? 2 बार। तो क्या ये हो गया सेकंड फॉर्मूला? ये पावर का कौन सा फॉर्मूला हो गया? सेकंड। ठीक है, अब मैं वापस से इसी फॉर्मूले को रखता हूँ, इसी को, तो P इज इक्वल टू V इंटू आई। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, V इज इक्वल टू I इंटू R, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R कह सकता हूँ? R उधर चला गया, तो ये I की जगह रख देता हूँ, तो
v इंटू आई की जगह क्या है v अपॉन आर, तो पावर क्या हो गया v स्क्वायर बाई आर। क्या ये तीसरा फॉर्मूला आ गया? तो पावर का पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला और तीसरा फॉर्मूला, ठीक है। फटाफट इसे नोट करो जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। हो गया क्या? ठीक है, तो 6 7 8वां था p इज इक्वल टू v इंटू आई, फिर क्या था v स्क्वायर बाई आर, और तीसरा क्या था आई स्क्वायर आर, ठीक है। अब अगला देखो, ये जो 9th है, ये जो फॉर्मूला आता है ना, ये आता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से। ये क्या होता है? तो बच्चों जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का मतलब है कि जब किसी भी कंडक्टर में जब करंट पास होता है ना, तो वो करंट की वजह से उस कंडक्टर में हीट बनती है। वो हीट कितनी बनती है? तो जो वो हीट होती है ना, जब किसी भी करंट में जो हीट बनती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उस कंडक्टर में कितनी करंट जा रही है उसके स्क्वायर के। वो जो हीट है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उस कंडक्टर के रेजिस्टेंस के, और वो जो हीट है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उस टाइम के, जब तक करंट बह रही है उसमें, टाइम अप टू विच करंट फ्लोज इन कंडक्टर। मेरा मतलब ये है बच्चों कि मैं कहता हूँ किसी एक कंडक्टर के अंदर जो करंट जा रही है ना, वो 5 मिनट तक बह रही है, तो यहाँ पे वो 5 मिनट रखना था, और मिनट को किस में कन्वर्ट करोगे? सेकंड। अब एक बात बताओ, हीट को क्या मैं h लिख सकता हूँ? तो इनका जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के स्क्वायर के, फिर रेजिस्टेंस के, फिर करंट के। अब मैं यहाँ से प्रोपोर्शनल हटाता हूँ तो क्या आ जाता है? इक्वल टू, तो ये हो गया आई स्क्वायर आर टी। अब यहाँ पे कांस्टेंट तो आता, लेकिन उस कांस्टेंट की वैल्यू 1 है, तो ये बन गया फॉर्मूला। तो H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। किसी भी करंट के अंदर जितनी भी हीट बनेगी ना, किसी भी कंडक्टर के अंदर जितनी भी हीट बनेगी, वो उस कंडक्टर में करंट का स्क्वायर, रेजिस्टेंस और टाइम के बराबर होगा। ये जो फॉर्मूला है ना, यही होता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। यही क्या होता है? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या यहाँ तक की बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई। और पूछोगे हीट किस यूनिट में आएगा, तो ये भी आंसर है जूल्स में आएगा। पता है क्यों? क्योंकि बच्चों आप भी तो बता सकते हो कि जो हीट है is a form of energy, heat is a form of energy, और जो वर्क है, वर्क is also a form of energy। अब अगर दोनों एनर्जी के ही फॉर्म है मेरे भाई, तो दोनों की यूनिट भी तो सेम होनी चाहिए, समझे क्या? तो ये हो गया अगला फॉर्मूला, इसे नोट करो। ठीक है, तो ये हो गया 9th फॉर्मूला, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, अब एक और फॉर्मूला है, एक और कॉन्सेप्ट है, मतलब फॉर्मूला नहीं है, वो है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, देखना आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है ना, उसके लास्ट पेज पे लिखा है। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी का वो मतलब है बच्चों, जैसे आपने सुना है कि ना बिजली का बिल आया है तुम्हारा 200 यूनिट, तो जो ये यूनिट है ना, यही है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो इसी कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी को मैं कहता हूँ किलो वॉट आवर। क्या बोलता हूँ मैं इसको? किलो वॉट आवर। कहीं कहीं तुम ऐसा देखोगे, ऐसा लिखा हुआ है 1 किलो वॉट आवर, तो इसका मतलब है 1 यूनिट। आप कहते हो ना, जैसे 1 यूनिट के 5 रुपए लगते हैं, तो 200 यूनिट के 200 इंटू 5 1000 रुपए लगेंगे। तो उस एनर्जी की वो यूनिट जिसके लिए हम पैसा देते हैं, तो पैसा होता है कॉमर्स, तो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये क्या होता है? किलो वॉट आवर। इसमें आपको एक रिलेशन याद रखना है कि जो 1 किलो वॉट आवर होता है, वो होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स के। समझ आया? ये चीज अपने को याद रखनी है। तो बच्चों यहाँ पे टोटल फॉर्मूलेस खत्म होते हैं इस चैप्टर के। इस चैप्टर में फिलहाल आपके कोर्स के हिसाब से इतने ही फॉर्मूले हैं। फटाफट आप इन सबको नोट करो, क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। क्लियर है? उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ आया होगा। ठीक है, अब इससे आगे क्या करूंगा, आपको मैंने सारे फॉर्मूलेस दिखवा दिए, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गए होंगे, और मैं इतनी उम्मीद करता हूं आपसे कि वो सारे फॉर्मूलेस आपने एक पेज पे एक साथ लिख दिए होंगे। ठीक है, अब हर एक फॉर्मूले पे कैसे सवाल बनते हैं उसको ही तो सीखना है। और जितने क्वेश्चन कराऊंगा बच्चों 95% एनसीईआरटी का होगा, और कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन होंगे, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। 95% एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन होगा, अच्छे क्वेश्चन। ठीक है, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी जो बेस्ट
क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं है, वो भी लाया हूँ, टेंशन मत लो। और ये फर्स्ट वीडियो है, आती रहेगी फिर, ठीक है। अब सुनो, अब ना आपकी जो एनसीईआरटी है उसका जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है ना, जो आपकी एनसीईआरटी है उसके जब पेज पलटते हो तो एकदम ब्लू कलर से कुछ क्वेश्चन लिखे होते हैं, उन्हें इंटेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं। उसमें ये क्वेश्चन नंबर 3 है, देखना जरा जाके, इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक का ही क्वेश्चन है इंटेक्स्ट में। इसमें क्या बोला है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले इसने जो चार्ज दिया है वो कितना दिया हुआ है, 1 कूलम्ब। अब इसने हमसे पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसने हमसे क्या पूछा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को तो मैं एन से दिखाता हूं, ठीक है। अब मैंने कहा जब इलेक्ट्रॉन की बात आ गई तो बिना कुछ सोचे समझे सबसे पहले मैं लिख दूंगा चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। और ये जो चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन होता है ये होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 और सी का मतलब कूलम्ब। अब मैंने कहा देखो ना, चार्ज भी पता है, मतलब टोटल चार्ज भी पता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी पता है, बस मुझे नंबर ही तो नहीं पता। तो यानी जो सबसे पहला फॉर्मूला था वो ये नहीं था क्या, Q = N × E, मुझे यही तो नंबर चाहिए। चार्ज कितना है, 1 कूलम्ब, नंबर पता नहीं, इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब। इस कूलम्ब से ये कूलम्ब कट गया, क्योंकि बच्चों जो नंबर है उसके कुछ यूनिट थोड़ी होती है। मैं कहता हूँ मेरे पास 2 मार्कर है, तो भाई 2 मार्कर है ना, 2 की कुछ यूनिट थोड़ी है, 2 किलो थोड़ी बोलूंगा, 2 है ना, तो इसकी नंबर की कोई यूनिट नहीं होती, कर लिया। अब मैंने कहा ये बताओ, तो ये क्या हो गया, 1 = N × 1.6 इंटू 10 की पावर -19 हो गया। अब मैंने कहा ये बताओ, n को यहाँ रहने दो, ये जो चीज़ है ये मल्टीप्लाई में है ना, तो इधर आगे क्या हो गया, डिवाइड। तो n हो गया, ऐसे हो गया। अब बच्चों आपको पता है जो पावर होती है ना वो ऊपर नीचे कर सकते हो, तो मैं ये लिखूंगा, अगर 10 की पावर 2 ऐसे लिखी है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, 10 की पावर -2, ठीक है। और अगर 10 की पावर -2 लिखी है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, +2। मतलब जब भी मैं इस नंबर को ऊपर या नीचे भेजता हूँ ना तो पावर का साइन बदल जाता है। तो मैंने कहा यहाँ पे क्या है, -19, तो अगर मैं इसको ऊपर भेजूंगा तो साइन क्या हो गया, +19 हो गया। अब मैंने कहा देखो यहां से मैं पॉइंट हटाऊंगा तो पॉइंट के बाद यहाँ पे कितने डिजिट थे, 1, तो ऊपर कितने जीरो आ गए, 1, दिख गया क्या। अब इसके आगे देखो, इसके आगे देखो, तो n यहाँ पे कितना दिखा हुआ है, 10 × 10 की पावर 19/16। अब बच्चों कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ काटने का काम शुरू करना है। तो 2 5 = 10 और 2 8 = 16, तो n हो गया 5/8 इंटू 10 की पावर 19, ठीक है। अब ऐसा करो, देखो बच्चों ऊपर छोटी वैल्यू है ना, तो मैं कहता हूँ इस 5 को मैं 50 बना दूं। 10 की पावर 19 का पता है क्या मतलब है, 1 के बाद कितने जीरो लगे हुए हैं, 19। तो मैंने कहा जो 10 की पावर 19 है, देखो 10 की पावर 19 है, क्या मैं उसको 10 × 10 की पावर 18 लिख सकता हूँ। देखो कैसे, मैंने कहा यहाँ पे क्या हो गया 1, तो 1 + 18, 1 तो 19 ही रहा है, तो मैं कहता हूँ 10 की पावर 19 को मैं 10 की पावर 1 × 10 की पावर 18 लिख सकता हूँ। तो मैंने कहा ये हो गया 5/8 इंटू 10 की पावर 1 इंटू 10 की पावर 18। अब 10 की पावर 1 10 ही तो है, तो 5 × 10, तो अब ये क्या हो गया 50/8 इंटू 10 की पावर 18। जब इसको इससे काटोगे ना तो डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 6.25, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 10 की पावर 18। तो बच्चों ये आ गया हमारा आंसर, हो गया क्वेश्चन खत्म। उसने यही तो कहा था कि 1 कूलम्ब चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मैंने कहा देखो 1 कूलम्ब चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो बच्चों 1 कूलम्ब चार्ज के अंदर 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स है। बात समझे आप, मतलब 1 कूलम्ब चार्ज कितनी बड़ी वैल्यू है कि जिसमें 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, समझ रहे हो। तो 1 कूलम्ब बहुत बड़ी चीज है। तो ये हो गए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, इतने। तो 1 कूलम्ब चार्ज के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स है। बात क्लियर हुआ, ये पहला क्वेश्चन था। फटाफट नोट करो, पहले फॉर्मूले पे पहला क्वेश्चन। अब दूसरे फॉर्मूले करेंगे, तीसरा, चौथा, पांचवा। हर एक फॉर्मूले को क्वेश्चन से ही समझेंगे तभी तो समझ आएगा, नहीं तो रटने वाली थोड़ी होती फिजिक्स। चलो यहां तक नोट करो, आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। और मेरी बात सुनो, एनसीईआरटी के जैसे जैसे क्वेश्चन है ना, एकदम लाइन से नहीं करा रहा। एनसीईआरटी में हर एक फॉर्मूले पे जो सबसे अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं वो करवा रहा हूँ। ठीक है, ये कोई उसकी वीडियो नहीं है थ्योरी की, वो तो मैंने तुम्हें समझा दी, क्योंकि हो सकता है कि आपको फॉर्मूलोज में दिक्कत आई कि आई कैसे, वो तो मैंने समझा दी है। यहाँ पे हर एक फॉर्मूले पे जो एनसीईआरटी का बेस्ट क्वेश्चन है वो करा रहा हूँ।
ठीक है, सारे नहीं करा रहा, आसान वादे आपके लिए, जितने मुश्किल और इंपॉर्टेंट है सब कराऊंगा। और ये फर्स्ट वीडियो है, सेकंड लाऊंगा, थर्ड लाऊंगा, फोर्थ लाऊंगा, और जब तक एनसीईआरटी के सारे इस चैप्टर के अच्छे न्यूमेरिकल्स ना करा दूं तब तक लाता रहूंगा, ठीक है। तो टेंशन मत लो। ये देखो अगला क्वेश्चन, ये देखो अगला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन की जो मैं नंबरिंग करूंगा ना, वो मैं उस हिसाब से करूंगा कि मैंने कितने करा दिए, एक करा दिया, ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे चलेगा, ठीक है। तो अब देखो कैसे होगा। एक करंट है 0.5 एम्पियर का, ए का मतलब क्या होता है, एम्पियर। तो जो करंट है वो कितना है, 0.5 एम्पियर, ठीक है। और अगर यहाँ पे करंट ना भी होता ना, तब भी मैं सिर्फ इस एम्पियर को देख के बता देता क्योंकि करंट है, क्योंकि एम्पियर तो करंट की यूनिट होती है। ड्रॉन फ्रॉम अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, छोड़ो, 10 मिनट्स, यानी टाइम कितना दिया हुआ है, 10 मिनट्स, ठीक है। और आपसे पूछा है ये बताओ चार्ज कितना है, तो आपसे क्या पूछा है, क्यू। अब बच्चों मुझे एक ये बताओ कि ना, मुझे ना मतलब जैसे मैंने बच्चों से बात करी है तो मुझे क्या समझ आया, मुझे तो ये समझ आया कि ना बच्चों को आता तो है, लेकिन बच्चों को यही नहीं समझ आता कि भैया ये तो बताओ कि हम कब कौन सा फॉर्मूला लगाएं। तो मेरे भाई और मेरी बहन ध्यान से सुन, ये बता कि करंट, टाइम और चार्ज ये कौन से फॉर्मूले में आता है, तो ये बता मेरे को कौन से में आता है। तो आपका आंसर आएगा कि करंट, चार्ज और टाइम ना भैया इस वाले फॉर्मूले में आता है। क्या इसके अलावा किसी में आता है, तो यही तो लगेगा, तो मैंने ये लगा दिया यहाँ। लेकिन बच्चों याद करो कि करंट हमेशा किस में होना चाहिए, एम्पियर, चार्ज किस में होना चाहिए, कूलम्ब, और टाइम किस में होना चाहिए, सेकंड्स। तो मैंने कहा करंट एम्पियर में है क्या, तो करंट तो पास, चार्ज तो हम कूलम्ब में ही निकालेंगे, तो चार्ज की दिक्कत ही नहीं है। टाइम किस में होना चाहिए, सेकंड, यहाँ पे किस में, मिनट्स। तो मैं कहता हूँ जो टाइम है वो कितना है, 10 मिनट। अच्छा, अब मैं कहता हूँ ये बताओ 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 60। तो 10 मिनट के अंदर कितने सेकंड होंगे, 10 × 60। तो बच्चों 6 है और कितने जीरो हैं, 2, तो कितने सेकंड हो गए, 600 सेकंड, ठीक है। तो करंट कितना है, करंट है 0.5 एम्पियर, चार्ज पता नहीं अभी तो निकालेंगे, और क्यू कितना है, क्यू है 600 सेकंड्स कह सकता हूँ। अब मैंने कहा ये बताओ ये चीज़ इधर डिवाइड में, इधर जाके क्या हो गई, मल्टीप्लाई। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे, और ये किसके बराबर आ गया, चार्ज के। अब मैं कहता हूँ यहाँ से मैं पॉइंट हटाऊंगा ना, तो मैं कहता हूँ पॉइंट के बाद यहाँ कितने डिजिट थे, 1, तो कितने जीरो आ गए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, क्या बचा, 5 × 60, और यहाँ पे क्या बचा, क्यू, 6 5 30, और यहाँ पे भी 1 जीरो था। तो ये बताओ चार्ज कितना आ गया, तो चार्ज आ गया 300, और कौन सी यूनिट में आ गया, तो आंसर क्या है, कूलम्ब। तो बच्चों जब करंट थी 0.5 एम्पियर, टाइम था 10 मिनट, तो चार्ज कितना आ गया, 300 कूलम्ब। तो उसने यही तो बोला था 0.5 एम्पियर जब 10 मिनट तक फ्लो होता है तो कितना चार्ज बनता है, इतना बनता है। समझ आया, समझ आया, आ गया ना, आ गया, ठीक है। फटाफट इसे नोट करो, इस पे चलते हैं, ठीक है बच्चों, हो गया। अब इस पे आओ, ठीक है, ये करते हैं, ये वाले क्वेश्चन को देखो, इसको कैसे करोगे। तो बच्चों जरा ध्यान से देखो, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम्ब। ये बताओ जब बिना फिजिक्स में ईच वर्ड देखोगे ना, तो क्या लिखा हुआ है, ईच कूलम्ब। अब ये बताओ कूलम्ब किसकी यूनिट होती है, चार्ज की। किसकी यूनिट होती है, चार्ज की। और जहां ईच देखोगे ना, इसका मतलब होता है 1, तो चार्ज कितना दिया हुआ है, 1 कूलम्ब। बात क्लियर हो गई। 6 वोल्ट बैटरी, ये जो वोल्ट होती है किसकी यूनिट होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की। तो ये कितना दिया हुआ है, 6 वोल्ट। अब बहुत बच्चों को पता है क्या दिक्कत है, भैया यहाँ पे भी V लिख दिया, यहाँ पे भी लिख दिया। मेरे भाई ये जो V है ना, इस V का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस, और ये जो है ना, ये SI यूनिट है। ये क्या है, SI यूनिट, और इसका मतलब है वोल्ट। तो इसका मतलब, इसको ऐसे पढ़ते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 6 वोल्ट। तो V कितना है, 6 वोल्ट। अच्छा, Q कितना है, 1 कूलम्ब। हाउ मच एनर्जी, यानी आपसे क्या पूछी, एनर्जी। अब मेरे भाइयों और मेरी बहनों ये बताओ, क्या तुमने कोई ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है जिसमें वोल्ट भी आ गया, चार्ज भी आ गया और एनर्जी भी आ गया। तो आपने कहा भैया हमने एनर्जी का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा। लेकिन याद करो कि जो वर्क होती है, जो वर्क होती है, क्या वर्क एक तरह की एनर्जी नहीं थी, है ना। तो क्या आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है जिसमें V आ गया, W आ गया और Q आ गया। तो आपने कहा हाँ भैया ये तो पढ़ा है कि जो पोटेंशियल होता है वो होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। बस भाई, पोटेंशियल कितना है, 6, वर्क
यही तो निकालना है, क्योंकि एनर्जी वर्क होता है, वर्क निकाल दो, जितना वर्क होगा उतनी क्या हो गई एनर्जी। चार्ज कितना है 1। अब ये बताओ ये इधर चला गया तो 6 × 1 = W, तो जो वर्क आ गया वो आ गया 6। और ये बताओ इसकी कौन सी यूनिट आती है, जूल्स। तो कितनी एनर्जी, तो एनर्जी आ गई भैया अपनी 6 जूल्स। समझ आ गया, समझ आ गया, आसान क्वेश्चन था, ठीक है। तो बच्चों देखो मैं साइड हो जाता हूँ, आराम से देख लेना, मेरी बात सुन लो। यहाँ पे मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी लाऊंगा। अभी तो मैंने कुछ नहीं बताया, अभी तो सिर्फ बेसिक बताया है। इस चैप्टर में कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन करेंगे न्यूमेरिकल्स, ठीक है। और सारे न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी किताब के ही होंगे। और एनसीईआरटी के अलावा अगर मैं कुछ कराऊंगा ना तो वो होगी आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जो कि एग्जामिनर की सबसे फेवरेट बुक है आपकी एनसीईआरटी के बाद, ठीक है। तो उसको करेंगे। फटाफट आप इसको यहाँ तक नोट करो, मैं साइड हो रहा हूँ। और आप जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसे लगी और ये सीरीज हमें कंटिन्यू करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ये भी जरूर बताना, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर आप चाहो तो अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर देना, वो आपके ऊपर छोड़ता हूं मैं। अच्छी लगी तो करना, नहीं लगी तो कोई दिक्कत नहीं है, सुधारेंगे हम अपने आप को। इसको नोट करना है और जरूर कमेंट करके ये जरूर बताना कि पसंद आई कि नहीं आई, ठीक है। और कंटिन्यू करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। बाकी पढ़ाई करते रहो, इस वीडियो को रिवाइंड कर करके देखो, जहां दिक्कत आती है बैक करो, फिर देखो। सारे फॉर्मूलेज बताने से पहले मैंने तुम्हें उनके कॉन्सेप्ट बताए, क्यों? क्योंकि भाई क्वेश्चंस के लिए फॉर्मूला भी तो आना चाहिए और फॉर्मूला आने के लिए कॉन्सेप्ट भी तो आना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट फॉर्मूला क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट फॉर्मूला क्वेश्चन, इसी बेसिस पे मैं काम करता हूं और ऐसे ही मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो जरूर बताना कैसा लगा। और ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 बहुत जल्दी आएगी, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।